हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10 नवंबर 2020 को 8 नई नोटिफिकेशन जो है सीपीआईसी ने इशू करी थी। नोटिफिकेशन नंबर 81 से लेकर 88 तक, जिसमें हमने देखा था कि 3B और 1 के रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस करे गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने नोटिफिकेशन नंबर 81/2020 जो है डिस्कस करी थी। हमने देखा था कि किस तरीके से फाइनेंस एक्ट 2019 के सेक्शन 97 को जो है नोटिफाई किया गया और उसके तहत जो अमेंडमेंट जो है सेक्शन 39 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में करी गई। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 सेंट्रल टैक्स, जो कि सीबीआईसी ने इशू करी थी 10 नवंबर 2020 को ही। इस नोटिफिकेशंस में रूल्स में कुछ मॉडिफिकेशन करी गई। रूल नंबर 59 से लेकर रूल नंबर 61A जो है उसमें कुछ बदलाव करे गए। तो इसको हम वन बाय वन कवर अप करते हैं कि क्या क्या जो है रिटर्न्स में बदलाव करे गए हैं और उसके रिगार्डिंग जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 1 में जो है किस तरीके से जो है चेंजेस करे जाएंगे। सबसे पहले अगर हम रूल की बात करें तो रूल नंबर 59 जो कि बात करता है फॉर्म एंड मैनर फॉर फर्निशिंग डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 के रिस्पेक्ट में बात करता है अंडर सेक्शन 37। यहाँ पे बेसिकली जो सी चीजें बदलाव करी गई हैं जीएसटीआर 1 में, इसमें जो मेन बदलाव है वो है आईएफएफ का आना, इनवॉइस फर्निश फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो है उसको इंसर्ट कर दिया गया है जो है इफेक्ट में जनवरी ऑनवर्ड्स जो है इसको यूज कर सकेंगे। जो भी इसके लिए एलिजिबल है, जो ऑप्ट करते हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, वो उनको जो है मंथली बेसिस पे जो है 1 से लेकर 13 तारीख तक जो है अपने इनवॉइसेस जो भी सप्लाई होंगे ड्यूरिंग द मंथ, उसको नेक्स्ट मंथ के 1 से लेकर 13 तारीख तक जो है सप्लाईज को अपलोड करना होगा आईएफएफ में। इसका किस तरीके से जो है एसएससी को बेनिफिट होगा और किन एसएससी को बेनिफिट हो सकता है और किन के लिए ये जो है ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, इसको हम इवेल्युएट करेंगे फर्दर। तो अभी हम बेसिकली देखते हैं कि आईएफएफ जो है इसको जो इंसर्ट किया गया है और किस तरीके से इसमें जो है इनवॉइसिंग की अपलोडिंग होगी। इसके पॉइंट 2 में बताता है डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई फॉर फर्निशिंग आईएफएफ फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। आईएफएफ का जो यूज होगा वो फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर होगा, क्योंकि जीएसटीआर 1 जो कि क्वार्टरली ऑप्ट करेंगे उनके लिए जीएसटीआर 1 थर्ड मंथ में, क्वार्टर के थर्ड मंथ में तो सारी डिटेल जीएसटीआर 1 में ही जाएगी, लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ होंगे वो वहां पे आईएफएफ के थ्रू जो है जो इनवॉइसिंग आईएफएफ में जो है ऐसे सप्लायर डालेगा, वो सामने रेसिपिएंट के जो है जीएसटीआर 2A और 2B में जो है ऑटोमेटिकली जो है अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट होगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं रूल 36(4) की जो वायलेशन जो है रिस्ट्रिक्शन होती थी, जिसकी वजह से जो है एसएससी पूरा क्रेडिट जो है आईटीसी अवेल नहीं कर पाता था, उसको जो है इसको कहीं ना कहीं उसमें हेल्प मिलेगी। इस आईएफएफ को किस तरीके से जो है जैसे कि हम सब जानते हैं जीएसटीआर 1 में डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई सेल इंक्लूड इनवॉइस वाइज। अगर डिटेल की बात करें तो वहां पे इंटर स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन की जो है डाली जाएगी। तो साथ में इंटर स्टेट सप्लाई की जिसकी वैल्यू जो है 2.5 लाख से ऊपर हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहां पे जीएसटीआर 1 में जो है उसकी वैल्यू जो है डाली जाती है इनवॉइस वाइज। कंसोलिडेटेड की बात करें जहां पे ओवरऑल जो है कंसोलिडेटेड वैल्यू किस केस में रहेगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ ईच रेट ऑफ टैक्स, रेट वाइज जो है चाहे वो 5%, 12%, 18%, इंट्रा स्टेट जो है अनरजिस्टर्ड के केस में कंसोलिडेटेड अमाउंट ड्यूरिंग द मंथ जितनी सप्लाई रहेगी वो जो है डाला जाएगा। नेक्स्ट जो है स्टेट वाइज इंटर स्टेट सप्लाई, जिसकी वैल्यू जो है 2.5 लाख से ऊपर हो, अनरजिस्टर्ड को जो सप्लाई होगी उसकी डिटेल। उसके बाद जीएसटीआर 1 में डेबिट और क्रेडिट नोट जिसकी सप्लाई ऑलरेडी जो है पहले हो चुकी हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इशूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर इनवॉइसिंग इशूड प्रीवियसली, जो भी सप्लाई प्रीवियसली हो चुकी है उसके रिगार्डिंग में जो भी डेबिट और क्रेडिट नोट्स रहेंगे उसको भी जो है जीएसटीआर 1 में डाल दिए जाएंगे। अब बात करें पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग आईएफएफ। जो नई चीज है उसको जो है मेनली हमें कंसिडर करना है।
तो नोटिफिकेशन 82/2020 डेटेड 10th नवंबर 2020, यहाँ पे आईएफएफ की जो बात करता है, यहाँ पे बताता है इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई टू द रजिस्टर पर्सन। जैसे कि अभी हमने ऊपर कवर किया जीएसटीआर 1 में, सेम वे में जो है इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ द इंटरस्टेट चाहे इंट्रा स्टेट टू द रजिस्टर पर्सन, तो उसकी डिटेल जाएगी आईएफएफ में मंथली बेसिस पे 1 से लेकर 13 तारीख तक। और डेबिट एंड क्रेडिट नोट, जो कि जिसके रिगार्डिंग जो इश्यूज जो इनवॉइसेस ऑलरेडी प्रीवियसली इशू हो चुके हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट है वो भी जो है आईएफएफ में जाएंगे। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड वाले कवर नहीं हुए, क्योंकि आईएफएफ का जो मेन जो यूज है वो इस तरीके से है कि सामने वाले को जो है वो जो है 2A 2B में उसके रिफ्लेक्ट हो जाए, अकॉर्डिंगली वो उसका आईटीसी क्लेम कर पाए। तो यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 5 में जो है हम कवर अप करते हैं इनवॉइसिंग टू द रजिस्टर्ड पर्सन और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ताकि सामने वाले को जो है प्रॉपर उसका मंथली में ही उस मंथ में ही जो है उसको क्वार्टर एंड का वेट ना करना पड़े, उस मंथ में ही जो है उसको क्रेडिट मिल जाए। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो रूल नंबर 60 की बात आती है, जो बताता है फॉर्म एंड मैनर ऑफ एसेर्टेनिंग ऑफ इनवर्ड सप्लाई। अब बात आ रही है इनवर्ड सप्लाई की। अभी तक जो हमने बात करी वो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड बात करी, जीएसटीआर 1 और आईएफएफ की। अब जो हम बात करने जा रहे हैं सामने रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने जा रहे हैं, जहां पे हम इनवर्ट सप्लाई की बात करेंगे कि जो भी डाटा फॉर्म जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 में डाला जाएगा, तो उसको किस तरीके से सामने उसके 2A में वो कौन से पार्ट में रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे क्योंकि आईटीसी लेना है, वहां पे यहाँ पे जो है आईटीसी के रिस्पेक्ट में बात करी गई है। तो रूल नंबर 60 फॉर्म एंड मैनर ऑफ असेटिंग डिटेल ऑफ द इनवर्ट सप्लाई, सबसे पहला वाला पार्ट कहता है डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात हो रही है, सप्लायर फर्निशिंग द सप्लाई अंडर सेक्शन अंडर जीएसटीआर 1, और यहाँ पे डाल दिया यूजिंग आईएफएफ, जो कि हमें मेनली इस टाइम पे हमें जो ध्यान देना है आईएफएफ की बात में ध्यान देना है। साथ ही हमें देखना है कि जो हम आईएफएफ में डाल रहे हैं, जो हम जीएसटीआर 1 में डाल रहे हैं, उसको सामने वाले के 2A में कहाँ पे वो कौन से पार्ट में रिफ्लेक्ट होगा हम चेक कर सकेंगे, वहां पे हमारा आ रहा होगा, हम उसका प्रॉपरली अपना आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो ये कहता है डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर 1 यूजिंग आईएफएफ शैल बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू द कंसर्न रजिस्टर पर्सन, मतलब रेसिपिएंट की बात हो रही है यहाँ पे रूल नंबर 60 फॉर द रेसिपिएंट, कि रेसिपिएंट के लिए पार्ट ए ऑफ जीएसटीआर 2A में वो आ जाएगा, फॉर्म नंबर 4A जीएसटीआर 4A में, जीएसटीआर 6A में जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा पार्ट ए में। सेकेंड पार्ट इसका देखें, डिटेल ऑफ द इन्वेस्ट फर्निश बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो कि जीएसटीआर फाइल करते हैं, उस वो जो एनआरटीपी जो फाइल करेंगे वो कहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगी, रेसिपिएंट के पार्ट ए ऑफ द जीएसटीआर 2A में वो जो है रिफ्लेक्ट करेगी। तो सेम उसी वे में अगर हम आईएसडी की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आईएसडी का कवर करता है। तो आईएसडी के केस में जीएसटीआर 6 फाइल करता है आईएसडी, और वो आईएसडी जो है उसका जो क्रेडिट है रेसिपिएंट को कहां शो करेगा, उसका भी क्रेडिट रेसिपिएंट को शो कर जाएगा पार्ट बी ऑफ जीएसटीआर 2A में। पार्ट बी ऑफ जीएसटीआर, यहाँ पे पार्ट ए में नहीं आएगा, आईएसडी का कहाँ पे आ रहा है, पार्ट बी में। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सा पार्ट ए में आएगा और कौन सा क्रेडिट हमारा शो करेगा पार्ट बी में। जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 7 किसके लिए है, टीडीएस के केस में। टीडीएस के केस में डिडक्टर जो है जीएसटीआर 7 अपनी फाइल करता है, उसका जो है पार्ट सी में क्रेडिट हमें फ्लो होके मिलेगा। डिडक्टी को कहाँ पे मिलेगा, उसका क्रेडिट पार्ट सी ऑफ द जीएसटीआर 2A। नेक्स्ट रिटर्न की बात करें, टीसीएस की रिटर्न, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर भी फाइल करता है अंडर सेक्शन 52 फॉर्म जीएसटीआर 8। तो उसका क्रेडिट कहां शो करेगा, सेम जैसे ऊपर टीडीएस के केस में था पार्ट सी ऑफ द जीएसटीआर 2A, सेम यहाँ पे भी जो है जीएसटी पार्ट सी ऑफ द जीएसटीआर 2A में उसका क्रेडिट जो है शो करेगा। अब बात आई नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 जो कवर करता है डिटेल ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स paid or imported of import of goods brought in the domestic DTA from the SEZ or SEZ developer on bill of entry shall be made available to part D of form GSTR 2A। जो ये वाला जो क्रेडिट है
ये वाला जो क्रेडिट है वो फ्लो किस में करेगा, पार्ट डी ऑफ द जीएसटीआर 2A। अगर हमने देखना है कि हमारा आईजीएसटी का क्रेडिट जो हमने आईजीएसटी पे किया है ऑन किस में पे किया है, इंपोर्ट्स के केस में जो पे किया है, या हमने ग्रॉड गुड्स जो है लिए हैं डीटी एसईजेड के केस में जो हमने आईजीएसटी पे किया है, उसका क्रेडिट पार्ट डी में हमें मिलेगा ऑफ जीएसटीआर 2A में। Auto drafted statement contain the detail ITC shall be made available to the registered person in form 2B। जैसे कि हमने 2B को हमने बहुत ही डिटेल में कवर अप किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, हमने उसका एक एक पार्ट डिटेल में देखा था कि किस तरीके से आईटीसी अवेलेबल में जो है चीजें आती हैं, आईटीसी नॉट अवेलेबल में किस तरीके से जो है चीजें फ्लो करती हैं, उसकी एडवाइजरी क्या कहती है, एडवाइजरी का पॉइंट नंबर 11 किस तरीके से आईटीसी नॉट अवेलेबल में शो कराता है, कौन कौन से 2 केसेस हैं जहाँ पे आईटीसी नॉट अवेलेबल में शो करते हैं, वो बहुत ही डिटेल में हमने जो है आधे घंटे से ऊपर जो है उसके ऊपर डिस्कशन करी थी। अगर आपने वो वीडियो रेफर नहीं करी है तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है जीएसटीआर 2B के ऊपर। तो यहाँ पे हम जो हमने अभी मेनली बात करी वो हमने आईएफएफ के ऊपर बात करी, उसके बाद हमने कवर अप करा कि किस तरीके से जो है हमारा 2A में जो है कौन से पार्ट में वो रिफ्लेक्ट करेगा। 2B में अगर बात करें तो हमने 2B को हमने बहुत ही डिटेल में कवर अप किया है। तो ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है वो वही सारी बातें यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसको हम इस पोर्शन को स्किप कर लेते हैं, और अगर आपने इस पोर्शन का जो कंक्लूजन है वो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो में आप रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक इसमें लास्ट में डाल दिया गया है। अब हम बात करते हैं जो नई चीज, पॉइंट नंबर 4 कहता है इन द सेट रूल्स, रूल नंबर 61 आफ्टर रूल 5 द फॉलोइंग सब रूल हैज बीन इंसर्टेड। अब नया सब रूल जो है इंसर्ट किया गया है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे सबको कवर कर रहा है, किसको छोड़ रहा है, अदर देन सेक्शन 14 ऑफ द आईजीएसटी वालों को, आईएसडी, एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एक्सक्लूड कर रहा है, टीडीएस डिडक्टर को, टीसीएस डिडक्टर को। इनके अलावा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसके जो है 3B की फाइल की बात करता है। 3B की फाइल की ड्यू डेट जो है अब रूल्स में ही इंसर्ट कर दी गई है 20th डे ऑफ द मंथ, 20th। जैसे कि हमने देखा था नोटिफिकेशन के तहत जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज मोर देन 5 करोड़ के केस में 20th, लेस देन 5 करोड़ के केस में 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया था। कैटेगरी ए स्टेट की 22nd ऑफ द नेक्स्ट मंथ और कैटेगरी बी स्टेट की 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ कर दिया गया था। यहाँ पे अब इसको जो है रूल्स में ही इंसर्टेड कर दिया गया है। अगर हम रूल्स में अब देखें तो ये रूल्स जो इंसर्ट किया गया है इसमें फर्दर बताया गया है। पहले तो 20th डेट बता दी, उसके बाद टर्नओवर अप टू 5 करोड़ के केस में, मतलब जिसकी टर्नओवर लेस जो है 5 करोड़ तक है, उस केस में अगर वो जो है कैटेगरी ए स्टेट में फॉल करते हैं। कैटेगरी ए स्टेट कौन सी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनमें से किसी में भी फॉल करती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो 3B की जो है ड्यू डेट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च 2021, इसकी जो ड्यू डेट रहेगी 22nd ऑफ द नेक्स्ट मंथ रहेगी। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी नोटिफिकेशन में डिस्कस किया था, अब इसको रूल्स में इंसर्ट कर दिया है। बस बेसिकली बात यह है कि इसको रूल्स में ही डाल दिया गया है, इन डेट्स को रूल्स में डाल दिया गया है। कैटेगरी बी स्टेट की बात करें, वही सेम, एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। कैटेगरी बी स्टेट कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। इनमें से कोई भी होगा स्टेट तो अक्टूबर से मार्च तक की क्या थी, 24th। यहाँ पे जो चेंज है, यहाँ पे जो बेसिकली इंसर्शन करी गई 24th, तो यहाँ पे 24th, मतलब बेसिकली इसमें क्या है कि जस्ट इसको रूल्स में ही इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट रूल की बात करें, रूल नंबर 61 पहला जो पार्ट है इसका, रूल नंबर 61 का, रूल नंबर 61, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, वही सारे एक्सक्लूड करने के बाद 3B की बात करता है। यहाँ पे इसके कंक्लूजन पार्ट में चलते हैं, यहाँ पे भी उसने बता दिया कि ये स्टेट्स होंगे रजिस्टर्ड पर्सन हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये स्टेट में कैटेगरी ए स्टेट में फॉल करेगा 22nd डे,
और कैटेगरी बी स्टेट में फॉल करेगा तो कौन सा स्टेट आएगा और कौन सी डेट आएगी 24th ऑफ द नेक्स्ट। यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसको कवर अप करें। पॉइंट नंबर 3, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायरिंग फर्निश रिटर्न एवरी क्वार्टर। यहाँ पे वर्ड जो है क्वार्टर यूज किया गया है 3B के रिस्पेक्ट में, मतलब 3B जो है आप जो है क्वार्टरली भी फाइल कर सकेंगे। क्वार्टरली बेसिस पे 3B जब फाइल होंगी तो जनवरी 2021 से जो है 3B को क्वार्टरली कि जो है नोटिफाई किया गया है। तो इसमें किस तरीके से पेमेंट का क्या तरीका रहेगा? पेमेंट जो है मंथली बेसिस पे ही रहेगी। रिटर्न जो है जीएसटीआर 3B क्वार्टरली हो जाएगी। उस केस में जो पे करना पड़ेगा उसको नाम दिया गया है डिपॉजिट। जो पे करेंगे उसको नाम दिया गया है डिपॉजिट। तो पहले 2 महीने, क्वार्टर के पहले 2 महीने, मतलब अगर हम एग्जांपल से समझे तो जनवरी फरवरी मार्च 2021 का पहला, मतलब जनवरी 2021 फरवरी 2021 के केस में जो पेमेंट होगी डिपॉजिट की वो किस तरीके से होगी? जीएसटी पीएमटी 06 फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 में ही हम अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे और उसकी वो देखना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू निकलेगी। उसको हम फर्दर देखते हैं किस तरीके से इसकी कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है हर महीने, उसको हम आगे कवर अप करते हैं कि किस तरीके से अमाउंट निकाला जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा है इसने कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न एवरी क्वार्टर। यहाँ पे क्वार्टर 3B में क्वार्टरली तो उसको पे करना पड़ेगा टैक्स डिपॉजिट के तहत पीएमटी 06 के 6 फॉर्म यूज करके। प्रोवाइडेड कमिश्नर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल नोटिफाइड एक्सटेंड द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग। अभी हम फर्दर हम इसके देखेंगे कि इसकी ड्यू डेट जो है 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है फाइनलाइज करी गई है। 25th जो है पीएमटी 06 हमें फाइल करना होगा और डिपॉजिट करना होगा 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। Provided further any extension of the time limit notified by the commissioner of the state union territory shall be deemed to be notified by the commissioner। इसमें अगर हम बात करेंगे कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, जो मेन पार्ट है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। प्रोवाइडेड आल्सो द व्हाइल मेकिंग अ डिपॉजिट, जब हम डिपॉजिट करेंगे पीएमटी 06 में अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द फर्स्ट मंथ, अगर हम जो हमने एग्जांपल लिया था उसका फर्स्ट मंथ हो गया जनवरी 2021, उसके पहले महीने में हम देखेंगे टेक इनटू अकाउंट द बैलेंस इन द ई कैश लेजर। हम देखेंगे कि सफिशिएंट हमारे पास अगर ई कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस पड़ा है तो डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। किस तरीके से? अगर हम सपोज करते हैं हमारी 100 की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, 60 का हमारा जो है वहां पे हमारा आईटीसी अवेलेबल है, तो हमारी नेट पेमेंट जो है कितनी बन रही है 40 की नेट पेमेंट हमारे को पे करनी बनती है पीएमटी 06 से। लेकिन अगर हमारा सफिशिएंट कैश बैलेंस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 40 की हमारी रिक्वायरमेंट है, 100 की आउटपुट लायबिलिटी और आईटीसी कितने का था 60 का आईटीसी, तो 40 की जो है हमारे को कैश के थ्रू पे करना बनता है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और 40 का पे करना बनता है, हमारे पास ऑलरेडी 50 कैश बैलेंस में पड़ा हुआ है, तो हमारे को उस मंथ में जो है पे करने की जरूरत नहीं है पीएमटी 06 से। सेकेंड मंथ जब हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब फरवरी 2021 में जब हम देखेंगे तो क्या करेंगे, टेकिंग सेम वे में टेक इनटू अकाउंट द बैलेंस इन द ई कैश लेजर एक्सक्लूडिंग द टैक्स ड्यू फॉर द फर्स्ट मंथ। हमने जो अभी एग्जांपल लिया था उसमें आउटवर्ड कितना था 100 आउटवर्ड था, आईटीसी था 60, नेट पेमेंट हमारे को 40 की जरूरत थी, हमारे पास ऑलरेडी पड़ा था 50, तो हमने फर्स्ट मंथ जनवरी 2021 में नहीं पे किया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है एक्सेस पड़ा हुआ था, 50 पड़ा हुआ था, 40 की रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट मंथ अगर हम फरवरी 2021 में आते हैं तो फिर हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, वहां पे हमारी आउटवर्ड लाइबिलिटी और आईटीसी सेटअप होने के बाद जो हमें नेट रिक्वायरमेंट पड़ती है, अगर हम मान लेते हैं हमारे पास 30 की रिक्वायरमेंट नेट पड़ती है, तो उस केस में तो हम क्या करेंगे, हमें जो हम 50 कैश लेजर में से 40 को यूटिलाइज कर चुके हैं फर्स्ट मंथ के लिए, तो हम बैलेंस देखेंगे उसके बाद फर्स्ट मंथ की यूटिलाइजेशन के बाद क्या हमारे पास बैलेंस बना, तो हमारे पास 10 का बैलेंस रह गया और हमारे पास फरवरी की रिक्वायरमेंट है 30 की, तो हमें 20 जो है पीएमटी 06 के तहत वहां पे पीएमटी 06 से जो है 20 की बैलेंस पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मंथ में क्या रहेगा मार्च 2030 में, वहां पे नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में तो जो है जीएसटीआर 3B ही फाइल हो जाएगी, एक्चुअल लाइबिलिटी हम जो है पे आउट करेंगे, वहां पे जो एक्चुअल हमारी लाइबिलिटी निकल के आएगी, शॉर्टफॉल होगा, उसको हम पे आउट करेंगे। तो इस तरीके से जो है पीएमटी 06 की कैलकुलेशन जो है रहेगी। इसमें 35% का भी प्रोविजन है, उसको हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे
कि किस तरीके से 35% जो है उसके लिए अलग नोटिफिकेशन है, उसको हम एक अलग वीडियो में डिटेल में कवर अप करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन करी और जो 35% का जो क्लॉज है किस तरीके से हमें वहां पे कैलकुलेशन करनी है। तो बहुत उसका उसके लिए हम सर्कुलर को भी रेफर करेंगे, उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरीके से यूज करेगा। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है अमाउंट डिपॉजिट बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सब रूल 3, जो अभी हमने कवर किया सब रूल 3, शेल बी डेबिटेड बाय फाइलिंग द रिटर्न फॉर द सेट क्वार्टर। जब हम 3 भी फाइल करेंगे तो जो भी हमने पीएमटी 06 से अमाउंट पे किया होगा वो सारे के सारे जो है उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ में जो हमने पे किया है उसको हम क्वार्टरली बेसिस पे जो हम इकट्ठे जो हम अपनी लाइबिलिटी निकालेंगे उसमें उसको एडजस्ट करेंगे। और अगर हमने एक्सेस पे किया है तो उसके हम रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाइड है एनी क्लेम ऑफ रिफंड फॉर सच अमाउंट लाइंग इन बैलेंस ऑफ द ई कैश लेजर। अगर हमने ज्यादा पे कर दिया, मान लेते हैं थर्ड लाइबिलिटी थर्ड मंथ में हमारी उस हिसाब से जो है उतनी सप्लाई नहीं हुई है, हमने हमारे कैश लेजर में ज्यादा पड़ा हुआ है, हम उसका रिफंड ले सकते हैं। राइट। अब नेक्स्ट रूल नंबर 61A। अब जो है 60 के बाद जो है एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, यहाँ पे लिखा भी है आफ्टर द रूल 61 द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड। नया इंसर्ट कर दिया गया मैनर ऑफ ऑप्टिंग फॉर फर्निशिंग क्वार्टरली रिटर्न। अभी तक क्वार्टरली 3B का कोई वो नहीं था, आज तक सुना नहीं था। अब जब नया क्वार्टरली 3B का सिस्टम आ गया है तो नया रूल आ गया उसके लिए। तो नया रूल क्या कहता है, मैनर ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडेड टू फर्निश क्वार्टरली बेसिस। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है, इंटेंडेड टू फर्निश। इंटेंडेड इस वर्ड में ध्यान देना। अगर क्वार्टरली 3B 5 करोड़ से टर्नओवर कम है और ऑप्ट जो है क्वार्टरली बेसिस पे जा सकता है, लेकिन एसएससी की मर्जी है, वो मंथली बेसिस पे भी रह सकता है, जो ऑलरेडी चल रहा है सिस्टम उस पे भी रह सकता है, नया तरीका भी ऑप्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है इंटेंडेड। मैंने हाईलाइट भी किया स्क्रीन में, इंटेंडेड। Every registered person intended to furnish return on a quarterly basis under the proviso of subsection 1 under of section 39। ये प्रोवाइजो हमने कल जो नोटिफिकेशन 81 को डिस्कस किया था, वहां पे हमने प्रोवाइजो को ध्यान में जो हमने डिस्कस किया था कि प्रोवाइजो जो इंसर्ट किया गया है वो क्वार्टरली के लिए इंसर्ट किया गया है। अगर रेफर नहीं किए तो आप जो है लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसमें जो है हमने नोटिफिकेशन 81/2020 डिटेल में डिस्कशन करी है। साथ ही हमने फाइनेंस एक्ट 2019 जो सेकंड एक्ट आया था, फाइनेंस एक्ट 2000 बजट 2019 में जो सेकंड आया था, उसका सेक्शन 97 जो आया था, जिसने अमेंडमेंट इन सेक्शन 39 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट को जो है नोटिफाई किया, उसको हमने डिटेल में डिस्कशन करी थी। उसको आप लास्ट वीडियो में कवर अप कर सकते हैं। वो उसका रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडेड टू फर्निश अ रिटर्न ऑन अ क्वार्टरली बेसिस अंडर द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 39(1)। वहां पे जो है प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया। Shall, in accordance with the condition and restriction notify in this regard, indicate his preference for furnishing of return on a quarterly basis। Preference जो है ऑप्ट करने की जो है ऑप्शन दिया जाएगा कि आपने क्वार्टरली बेसिस ऑप्ट करना है या मंथली बेसिस पे रहना है। तो वहां पे ऑन अ कॉमन पोर्टल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। ये क्या टाइम लिमिट दी गई है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा क्वार्टर अप्रैल मई जून 2021, ठीक है। इसका इसका ऑप्शन कब तक, क्वार्टरली ऑप्ट करने का ऑप्शन कब तक है, पहले कहता है फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर। पिछले महीने में जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च, फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ कौन सा हो गया, जनवरी। तो 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2021 से लेकर लास्ट डे क्या कहता है, लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, जिस क्वार्टर की बात हो रही है अप्रैल मई जून, तो उसका फर्स्ट लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ मतलब 30 अप्रैल। कब से कब तक हम ऑप्ट कर सकते हैं, 1 फरवरी 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक, ठीक है। तो 3 महीने हमें मिल गए ऑप्ट करने के लिए, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। 3 महीने तक हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज वंस। एक बार आपने एक्सरसाइज कर लिया, क्वार्टरली ऑप्ट कर लिया, अब उसी क्वार्टरली को जो है कंटिन्यू रखना पड़ेगा। शैल कंटिन्यू टू फर्निश क्वार्टरली बेसिस फॉर द फ्यूचर टैक्स पीरियड, ठीक है। क्वार्टरली एक बार हमने एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद क्वार्टरली रहेगा, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। किस केसेस में जो है वो क्वार्टरली से फिर मंथली में आ जाएगा, मान लेते हैं वो इनएलिजिबल हो गया, उसकी टर्नओवर जो है क्रॉस हो गई, उसकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो गई, तो वो लिमिट जो है, ये ऑप्शन जो है 5 करोड़ तक के लिए, अब 5 करोड़ से क्रॉस हो गई, उसको मंथली में शिफ्ट करना पड़ेगा। या फिर
ऑप्ट फॉर फर्निशिंग ऑन अ मंथली बेसिस, अगर उसको मंथली ही सूट कर रहा है, अभी जैसे मंथली चलता आ रहा है तो मंथली अगर उसको कन्वीनियंट है, वो नई स्कीम के हिसाब से PMT 06 उसकी इवैल्यूएशन 35% वो सब में नहीं आना चाहता वो, और जो नॉर्मल चल रहा है उसी तरीके से जो है वो अपना टैक्स पेमेंट करना चाहता है, तो ऐसे केसेस में वो मंथली बेसिस पे ही, तो ये दो एक्सेप्शन आ गई क्वार्टरली बेसिस से। टाइम पीरियड हमने देख लिया, कब तक 3 महीने मिल रहे हैं, फरवरी से लेकर, हमारे एग्जांपल में जो था फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक, 1 फरवरी से 30 अप्रैल। Provided further that a registered person shall not be eligible to opt furnishing of the quarterly return in case last return due on the date of exercising such option has not been furnished। तो कंटिन्यू जो है रिटर्न होनी चाहिए, अगर रिटर्न जो है कंटिन्यू बेसिस पे नहीं फाइल हो रही तो जो है ऑप्शन जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, a registered person whose aggregate turnover exceeding 5 crore rupees during the current financial year shall opt for the monthly basis। जैसे ही एक्सीड कर जाएगी तो उसको चेंज करना पड़ेगा, क्वार्टरली से बाहर करना पड़ेगा। जैसे हमने दो एक्सेप्शन ऊपर देखी, बिकम इनएलिजिबल वाली बात आ गई, ये जो मैंने मार्क करी है बिकम इनएलिजिबल, तो इनएलिजिबल हो गया तो ऐसे केसेस में, या फिर उसका फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, अगर वो अपने जो उसकी टर्नओवर क्रॉस हो रही है तो उसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में करंट फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट हुई है, उसको फिर भी मंथली में आना पड़ेगा। अगर जो है क्वार्टर के बीच में ऐसा अगर उसकी टर्नओवर क्रॉस होती है तो वहां पे भी उसको मंथली में शिफ्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, पहले मंथ ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर से वो शिफ्ट कर जाएगा अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करती है तो ये जो है इसके मेन जो है पॉइंट्स थे, किस तरीके से जो है रूल नंबर अलग अलग रूल्स में जो है चेंजेस करे गए। तो मेन जो है हमने देखा रूल नंबर 59 से लेकर रूल नंबर 61A तक जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में थे, नोटिफिकेशन नंबर 82/2020। इसके बाद इसका फॉर्म जो है यहाँ पे नीचे फॉर्म 2 भी जो है डाल दिया गया है। फॉर्म 2 भी हमने जो है बहुत ही डिटेल में किया है, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से इसमें जो है कट ऑफ पीरियड है, कट ऑफ पीरियड जो है 12 तारीख को इसका जो है शीट जनरेट होती है, इसकी इस अकॉर्डिंगली इसके ITC अवेलेबल नॉट अवेलेबल एडवाइजरी बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ से वही फॉर्म यहाँ पे जस्ट इंसर्ट किया गया है, तो ये इतना रेलेवेंट नहीं है। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे इसकी जो ये एडवाइजरी वगैरह है ये सारी की सारी हमने वहाँ पे डिस्कस करी हुई है। इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी के नोटिफिकेशंस वन बाय वन, क्योंकि हमने वन बाय वन इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम इसको प्रॉपरली डिटेल में समझ सकें एक एक नोटिफिकेशन को, ताकि इसको किस तरीके से हम जब प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीकेशन आएगा तो हमें कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए एक एक पॉइंट को हमें इसमें टाइम लगा रहे हैं। माना ये वीडियो काफ़ी लेंथी बनी है लेकिन बहुत ज़रूरी थी। नोटिफिकेशन ये काफ़ी लेंथी भी है, 82/2020। पहली वाली नोटिफिकेशन इतनी ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन इसमें जो है जो चेंजेस करे गए हैं 3B1 में, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि तभी हम देख सकेंगे, तभी हम एडवाइस कर सकेंगे कि किस तरीके से जो है हमें जो है नई जो ये वे आउट आ रहा है PMT 06 का, उसमें जाना बेनिफिशियल है, 35% पे करना बेनिफिशियल है, या फिर हमें जो नॉर्मल अभी सिस्टम चल रहा है उसको यूज करके हमें IFF को यूज करके, या हमें GSTR1 भी मंथली बेसिस पे रखनी चाहिए। तो वो सारी कंक्लूजन तभी निकल पाएंगे जब हम इसको डिटेल में इवेल्युएट करेंगे। डिटेल में अगर हम इवेल्युएट नहीं करेंगे, ओवरऑल हमने रफली पढ़ लिया, तो हम उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमें डिटेल में जानना बहुत जरूरी था। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।